चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के पॉलिटी चैप्टर 1 सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि भारत जो है ना ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के सत्ता में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे उसकी जाति जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सत्ता का मतलब होता है देश को चलाने के लिए कोई भी इंसान नेता बन सकता है। अभी उदाहरण है ना द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, अभी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि भैया सत्ता में साझेदारी, भारत का कोई भी नागरिक सत्ता में भाग ले सकता है, सत्ता और देश को चला सकता है। यानी कि देश की राजनीतिक में भाग लेना और देश को चलाना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर भी देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? तो याद रखिएगा भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बहुत सारे देश है जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन मेरा भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। भारत सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। यहाँ पे सब लोग, जितने जाति धर्म के लोग हैं, सबके सब बराबर है, इसीलिए हम इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता को जब कोई एक आदमी के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा, उसे हम केंद्रीकरण कहेंगे। यानी कि जब पूरे सत्ता को किसी एक आदमी के द्वारा ही जब चलाया जाता है, उसे हम सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि सत्ता को विभिन्न भागों में हम बांट देंगे, विभिन्न स्तरों में हम बांट देंगे, तब उस देश को हम चलाएंगे। तो हमारे यहाँ जो सरकार जो चल रही है ना, वहाँ पे हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। यहाँ मेरे यहाँ केंद्रीकरण नहीं है, अलग अलग भागों में बांटी गई है, और जिससे कि आम लोगों की परेशानी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और यानी कि लोगों तक पहुंच सके, नेताओं तक पहुंच सके और उनका समाधान कर सके। इसी को हम बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को बांट के चलाना। तीसरा है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो भारत का हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, आप जाइए सत्ता में भाग लीजिए और देश को चलाइए। तो राजनीतिक दल में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं, सत्ता में भाग लेते हैं, चुनाव के माध्यम से जीतते हैं और देश को चलाते हैं। तो इसी को हम सत्ता में साझेदारी कह सकते हैं। यानी कि सत्ता में भाग यानी कि देश को चलाना, यानी कि भाग लेना, देश को चलाना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से आप क्या समझते हैं? हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों में आपसी मतभेद नहीं है। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार से रहते हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीयता होने पे गर्व है। इसी को हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मांगे आसान कब हो जाती है, यानी कि मांगे कब आसान बन जाती है। तब मांगे का मतलब समझ रहे हैं ना, डिमांड। तो मांगे तब आसान हो जाती है जब वो संविधान के दायरे में होती है। आपने सुना होगा ना कि बच्चा कभी कभी मांग कर देता है अपने घर वालों से कि हमें इतना बड़ा खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन घर वाले की बजट कम होती है, यानी कि वो कम कमाते हैं। बच्चा कहता है कि हमें इतना महंगा खिलौना चाहिए, तो घर वाले तो खरीद के ना देंगे ना। तो उसी प्रकार मांगे तब, अब वही बच्चा जब बोल देना कि हमें पापा इतना, अगर वो छोटा खिलौना मांग दे तो घर वाले के लिए कोई समस्या ही नहीं बनेगी, वो जब चाहे खरीद के दे सकते हैं कि लो बेटा खेलो। लेकिन जिसके पापा महीने का 10,000 कमाते हैं, अगर बेटा बोल दे कि हमें 20,000 का खिलौना चाहिए तो नहीं दे सकते हैं। अगर वही बच्चा बोल दे कि हमें 200 का खिलौना चाहिए तो उनके घर वाले आसानी से उसे खरीद के दे सकते हैं। तो देखिए वही चीज है, मांगे तब आसान हो जाती है जब हमारे संविधान के दायरे में होती है, यानी कि प्रक्रिया के हिसाब से होती है, तब ये आसान हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है मांगे तब आसान होती है जब ये संविधान के दायरे में होती है। जातिगत व्यवस्था अब कमजोर पड़ी है। जी हाँ, आजादी के बाद 1947 के बाद अब धीरे धीरे जातिगत व्यवस्था अब कमजोर पड़ती दिख रही है। यानी कि
पहले जो जाति का वर्चस्व जो था ना पहले और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। अब हम जाति का विशेष महत्व नहीं देते हैं, हम जो महत्व दे रहे हैं ना लोगों का दे रहे हैं, इसीलिए अब जातिगत व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं ना कि जातिगत व्यवस्था आजादी के बाद हमारे देश में महान लोग सब जन्म लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, इन्होंने जातिगत व्यवस्था को हद तक कम कर दिया है। नहीं तो उससे पहले तो छोटी जाति वालों को कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार नहीं था, वो यानी कि वो अपने से बड़े जाति वाले लोगों के सामने कुर्सी पर बैठ तक नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, सब साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव में जातिगत हरास देखने को मिलता है। जातिगत हरास का मतलब समझिए, जातिगत हरास यानी कि लोग अब जात पे वोट नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अब उतना देखने को नहीं मिलता है। लोग अब अच्छे जो उम्मीदवार को चुनते हैं, अब जाति के आधार पे नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे देश में अब एकाएक तो खत्म होगा नहीं, तो धीरे धीरे हमारे देश में जो है ना ये जातिगत हरास जो है ना देखने को मिल रहा है। यानी कि जाति के आधार पे जो चुनाव होता था अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग अपने जात को वोट नहीं दे रहे हैं, वोट उसको दे रहे हैं जो उस वोट के लायक है, जो देश का विकास करेगा। तो जातिगत हरास का मतलब समझ रहे हैं ना कि जाति के आधार पे हम अब वोट नहीं दे रहे हैं, हम वोट उसको दे रहे हैं जिसको उस वोट की जरूरत है, जो हमारे देश का विकास करेगा, हम उसी को वोट देंगे, हम दूसरे को वोट काहे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता कब राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है? सांप्रदायिकता कब राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है? देखिए अलग अलग संप्रदाय में रहने वाले लोग जब आपस में, देखिए हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं ना, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जब वे लोग आपस में ही मार काट करना शुरू कर दे तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा हमारे देश का। तो अलग अलग संप्रदाय में रहने वाले लोग जब आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं तब यह घातक किसके लिए होता है? हमारे देश के लिए होता है। इसीलिए हमें कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है? कन्या भ्रूण हत्या क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बेटी को गर्भ में ही मार देना, बेटी को गर्भ में ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाई है और ये जहां तक हो ये सफल भी है, ये सफल भी है, तो इसी को कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। बताइए कि हमें हर एक चीज के लिए, खाना बनाने के लिए लेडीज चाहिए, महिला चाहिए, शादी करने के लिए लड़की चाहिए, लेडीज डॉक्टर से देखवाने यानी कि लेडीज को देखवाने के लिए लेडीज डॉक्टर चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। चलिए अब धीरे धीरे हमारे देश के लोगों के सोच में कुछ परिवर्तन आया है। आज बेटी के जन्म पे लोग बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या इसी को कहते हैं कि जब पहले ऐसे कुछ 10, 20, 30 साल पहले जब लोग बेटी को गर्भ में ही मरवा देते थे, यानी कि उसे पाप समझते थे। ठीक है, अगला है नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, नारी सशक्तिकरण, पावर ऑफ वुमेन, कहते हैं ना कि आज की छोरियां छोरों से कम नहीं है। वे आज की जो लड़की है ना वो सारा काम कर सकती है जो एक पुरुष करता है। तो आज की महिलाएं पुरुषों से कंधे मिला के चल रही है। अगर हम कहेंगे कि हम आज से 50 साल 100 साल पीछे चले गए तो कहना गलत नहीं है। जब हम 50, 100 साल 200 साल पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि महिलाएं उस समय खेत में काम करती थी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के। लेकिन इधर है ना, इधर कुछ जो सदी में हम देखे हैं कि महिलाएं को घर तक ही सीमित रखा गया था कि चलो कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सोच बदल गई है। ठीक है, अब महिलाएं भी वो सारा काम कर सकती है घर से बाहर। आज देखिए हवाई जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, ट्रक चला रही है, ट्रैक्टर चला रही है, वे सारा काम कर रही है महिला, ये पुरुष करता है। तो इसी को हम बोलते हैं नारी सशक्तिकरण, कि आज की छोरियां छोरों से कम नहीं है। चलिए अनुच्छेद 19 के बारे में बताएं। हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद 19 क्या है। भारत में के जो लोग हैं ना, कि अगर हम बिहार में रहते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत हम भारत के किसी भी राज्य में अपना घर बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हमें हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है। लेकिन ये दुख होता है कभी कभी कि हम बिहारियों के साथ कभी कभी अत्याचार होता है।
अब महाराष्ट्र देखिए, कई बार महाराष्ट्र में हो, आसाम हो या फिर चेन्नई हो, ठीक है ना, हाल फिलहाल चेन्नई में एक घटना हुई है। तो हम बिहारियों के साथ जब देखिए संविधान हमें रहने का अधिकार दे रहा है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, हमारे देश के लोग जो अलग राज्य में रहते हैं, वहाँ के लोकल लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, बिहारियों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। यानी कि ये तो गलत बात है ना। जब हमारा संविधान ही हमें रहने का अधिकार दे रहा है, तो उन लोगों को कौन अधिकार देता है कि उनको वहां से भगा दे? ये गलत है। तो ये चीज, इतना क्वेश्चन तो आपको समझ में, प्रश्न समझ में आ गया ना कि अनुच्छेद 19 किसे कहते हैं, ठीक है।